हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। फटाफट से आज के इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, रिविजनरी टेस्ट पेपर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बार बार टेस्ट पेपर्स का रिवीजन करना या उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जस्ट लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि सीए इंटरमीडिएट का एक सब्जेक्ट होता है, इसका हम आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। कौन सा आरटीपी करने जा रहे हैं? नवंबर 2021 वाला आरटीपी डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को आपने किस तरीके से देखना है, आपने क्या क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये वीडियो को करने के लिए अपना रिविजनरी टेस्ट पेपर चाहिए होगा, जो आप ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आरटीपी नवंबर 21 वाला। और इसको करने के लिए एक साथ में रजिस्टर मेंटेन रखें, ताकि आपको जो जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ आप रजिस्टर में प्रॉपरली नोट डाउन कर सकें, या अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको साथ साथ में सॉल्व कर सकें। इससे आपका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा। आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ड्रॉप करिए, या फिर ऊपर आप देख रहे होंगे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप वहाँ पे भी मुझे डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए आज का ये सेशन शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सीए ईशान गुप्ता मेरा चैनल का नेम, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस इसी तरीके से आपको मिलते रहें। पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आरटीपी नवंबर 2021 का। पहला क्वेश्चन आता है मटेरियल कॉस्ट, वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज मटेरियल टर्नओवर रेशियो मांगा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो का, एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि ICAI के कुछ क्वेश्चंस, मतलब आरटीपी जब भी आता है तो आरटीपी के ना सजेस्टेड आंसर्स भी होते हैं, आरटीपी के एंड में आंसर्स भी होते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर जो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान कर रखा है, बच्चे को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, तो इसका प्रेजेंटेशन मैंने पूरा का पूरा एज इट इज़ ICAI का पिक कर लिया। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ आपको ईजी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है या ईजी हो सकता है, वहाँ पे मैंने एक आपके साथ प्रेजेंटेशन अदरवाइज भी डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकल के आते हैं बच्चों? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकल के आता है बच्चों? एवरेज स्टॉक निकल के आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये निकल के आ जाता है। तो आपने इसके अंदर से ये चीज़ निकाली, देखिए इन्होंने नीचे की तरफ निकाल के रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इस तरीके से आ गया। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये 16.8 टाइम्स निकल के आ गया। और एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो ये आ जाएगा 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो 21.73 डेज। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है अप्रॉक्सीमेटली 21.73 डेज, या फिर इसको राउंड ऑफ कर दें तो 22 डेज के लिए पड़ा रहता है, फिर आप नया स्टॉक मंगवाते हैं। इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 के बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2, जो कि कमेंट्स मांग रहा है, इंटरप्रेट द रेशियो कैलकुलेटेड एज अबव इफ द इंडस्ट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज 10 टाइम्स। तो यहाँ पे ना आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेट को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रखा है। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर है 16.8 टाइम्स 22 डेज, यानी कि 22 दिन में सर्कुलेट होता है, जबकि इंडस्ट्री का है 10 टाइम्स और 36.5 डेज। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो जल्दी जल्दी यूज़ होता है, हमारा इन्वेंट्री बार बार जल्दी जल्दी यूज़ होता है, जबकि जो इंडस्ट्री का एवरेज सर्कुलेशन रेट है वो स्लो है। तो हमारा इन्वेंट्री ये फास्ट है, फास्ट। This inventory turnover ratio indicates better inventory management system and good demand for the final product in the market as compared to industry. तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा सर्कुलेट करता है, ज़्यादा फास्ट मूविंग है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। ये कमेंट्स लिखना ना एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है। अगर मांगा जा रहा है तो बहुत डिटेल में लिखें, नहीं मांगा जा रहा है तो आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं,
बट लिखें ज़रूर। कमेंट्स बहुत बारी मैंने देखा है बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत मेजर गलती हो जाती है, इसको ज़रूर लिखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रखा है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में से। बच्चों ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम एक बार क्वेश्चन सारा समझ लेते हैं और कैसे क्या कर रखा है, और इसको करने के लिए मैंने ICAI के स्टडी मटेरियल से भी कुछ सेक्शन लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको वो चीज़ भी समझा सकूं कि ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल का क्या चीज़ लिखी हुई है और आपको कैसे करना है। टेक्सटाइल लिमिटेड पेज द फॉलोइंग ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम का मतलब ही क्या होता है बच्चों, जब आप नॉर्मल टाइम के बियॉन्ड काम करते हो। जैसे मान लो आपकी जॉब है 9 से 5, तो 9 से 5 का जो काम है ये नॉर्मल टाइम हो गया। यहाँ पे आपको नॉर्मल वेजेस मिलेंगी जो कि कितनी है, 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से। बट इसके बियॉन्ड जब आप काम करते हैं उसे बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है जिसे बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो ये लिखा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर आप काम करते हैं तो 80% ऑफ बेसिक वेजेस मिलेगा एज प्रीमियम, और अगर आप संडे एंड हॉलीडेज को काम करते हैं तो 150% ऑफ बेसिक वेजेस मिलेगा एज प्रीमियम। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल टाइम इतने घंटे काम किया, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर इतने घंटे काम किया, और संडे और इसके लिए इतना काम किया, तो आपने इतना इतना टोटल काम किया, ठीक है। ड्यूरिंग द करंट ईयर 2021 द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन अ जॉब। जॉब का मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने इतना इतना काम किया है, इतने घंटे नॉर्मल टाइम, इतने घंटे ओवर टाइम, इतना घंटा ओवर टाइम ऑन संडेज, तो टोटल। तो अब आपको निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट टू बी चार्ज टू जॉब। भाई आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला काम कर दीजिए, उसके लिए आपने इतने 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 घंटे लगा दिए हैं, एक नॉर्मल के, एक आफ्टर और बिफोर वाले, और एक ओवर टाइम वाले। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए लेबर कॉस्ट या फिर ओवरहेड इन ईच केस क्या रहेगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, ये ना अलग अलग सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, कि इन 3 सिचुएशंस, इसके अलावा और भी होती हैं कि इसके अंदर आपको लेबर कॉस्ट का जो ओवर टाइम वाला हिस्सा है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं ICAI का ये वाला एक स्टडी मटेरियल का पूरा पार्ट लेकर आया हूँ, इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। बट पहले ये देखिए इन्होंने ICAI ने कर क्या रखा है इस क्वेश्चन का, नॉर्मल वर्किंग। तो बेसिक वेज रेट तो हमारा 100 है, जबकि ओवर टाइम वेजेस बिफोर एंड आफ्टर अगर काम कर रहे हैं 100, यानी कि नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ओवर टाइम प्रीमियम 80% मिलेगा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल आप काम कर रहे हैं, नॉर्मल आवर्स 100 रुपये पर घंटा तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा मिल रहा है 80% ऑफ नॉर्मल वेजेस। ओवर टाइम वेज रेट क्या है, संडे को 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 150% ऑफ 100, ये प्रीमियम हो गया, तो 250 रुपये घंटा, और यहाँ पे 180 रुपये घंटा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बच्चों ये देखिए ICAI का स्टडी मटेरियल मैं पूरा का पूरा वहीं से कट करके लेकर आ गया। मैंने कहा एक बार पूरा डिस्कस ही कर लेंगे आपके साथ डिटेल के अंदर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पहले तो यहाँ पे ओवर टाइम का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर टाइम का मतलब क्या होता है। ओवर टाइम पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बियॉन्ड नॉर्मल टाइम, ठीक है ना। तो इसका अमाउंट कैसे निकलता है, ओवर टाइम वेजेस पेड फॉर ओवर टाइम एट नॉर्मल रेट प्लस प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए आपको एक छोटा सा एक यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में छोटा सा कुछ एक क्लॉज लिखा हुआ है, आपको ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद करना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ओवर टाइम को डिफाइन कैसे करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, या फिर फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम। तो ओवर टाइम क्या हो गया, 9 घंटे एक दिन में, या फिर 48 आवर्स से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर ओवर टाइम कहलाता है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बी इंटाइटल्ड टू वर्क एट द रेट ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनरी वेजेस। तो जो भी ऑर्डिनरी वेजेस होगा इसके ट्वाइस आपको रेट मिलेगा यहाँ पे। तो अगर ऑर्डिनरी वेजेस हैं आपका 100 रुपये का, तो यहाँ पे आपको ट्वाइस मिलेगा, यानी कि 200 रुपये मिलेगा। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों कि अगर आपने 9 घंटे से ज़्यादा काम किया किसी एक दिन के अंदर, या 48 आवर्स से ज़्यादा काम किया एक हफ्ते के अंदर, तो आपको वो ओवर टाइम कहलाएगा, और वहाँ पे आपको पेमेंट कितना मिलेगा, ट्वाइस द रेट। ट्वाइस द रेट का मतलब अगर 100 रुपये नॉर्मल वेजेस मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 200 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। फिर फैक्ट्रीज एक्ट का कुछ और भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ आपका ओवर टाइम के बारे में लिखा हुआ है।
बच्चों ओवर टाइम आपका जो प्रीमियम इनकर हो रहा है उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन किस वजह से ये ओवर टाइम इनकर हो रहा है। अब यहां पे देखिए कैसे कैसे लिखा हुआ है। एक तो होता है कि नॉर्मल वर्किंग हो रही है, जैसे यहां पे पहला केस आपका यही लिखा हुआ है, पहला केस आपका यही लिखा हुआ है कि सिचुएशन नंबर 1 वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज। तो अगर रेगुलरली वर्क हो रहा है तो यहाँ पे एक इन्फ्लेटेड लेबर रेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये कैसे निकालना होता है आइए मैं समझाता हूँ। तो पहले वाला पार्ट समझिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे पहले हमने पूरे साल की एनुअल वेजेस निकाली ओवर टाइम के, और ये सब कुछ वेजेस निकाली, तो टोटल वेजेस इतनी निकल के आई। इसको हमने डिवाइडेड बाय आवर्स कर दिया तो ये 1 घंटे का एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट निकल के आ गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आपका वेज रेट इतना ही है 118.8। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज, तो इस केस के अंदर क्या होगा, आप इन्फ्लेटेड वेज रेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हाँ भाई हमें पता है कि लेबर का शॉर्टेज है, हम नॉर्मली इसको यूज करते ही हैं, तो ऑन एन एवरेज हमारा इतने का रेट पड़ता है। आपके काम के लिए हमारी कितनी वेजेस लग कितने घंटे लग रहे हैं, 4500 आवर्स लग रहे हैं, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके हमने आपको इतने चार्जेस करेंगे। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया। इसके अलावा 4 केसेस और हो सकते हैं। पहला कि कस्टमर बोल रहा है मैं अग्री टू बेयर द इंटायर चार्ज और ओवर टाइम बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ऑफ वर्क। कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरा काम तो जल्दी से जल्दी करके दे चाहे कुछ हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ओवर टाइम जो प्रीमियम होगा वो पूरा का पूरा उसी पे चार्ज हो जाएगा कस्टमर के ऊपर। ओवर टाइम मे बी कॉल्ड फॉर टू मेक अप एनी शॉर्टेज इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। भाई कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की वजह से कोई शॉर्टफॉल हो गया या ऐसा कुछ। If overtime is required to cope with the general production program or meeting urgent orders, the overtime premium should be treated as overhead cost. इसको overhead cost की तरह ट्रीट कर देना चाहिए, जैसे कि ये देखिए where overtime is worked irregularly to meet the requirements of production. जैसे irregularly कभी कभार वर्किंग होती है ओवरटाइम की, तो उस केस के अंदर जो ओवरटाइम प्रीमियम होता है उसको ओवरहेड का पार्ट मान लिया जाता है। तो ये हमारा सिचुएशन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे। तो ये हमारा सिचुएशन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओवर टाइम वर्क मे बी नेसेसरी टू मेक अप अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की कोई गलती है कि मैनेजमेंट में प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, जैसे डिपार्टमेंट 1 ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट 2 को और ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है, तो जितना भी ओवरटाइम का खर्चा होगा डिपार्टमेंट 1 पे चार्ज होगा। और आखिरी आता है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड या फिर मतलब एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। कोई अगर एबनॉर्मल रीजंस की वजह से होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी एबनॉर्मल आइटम, जो भी ओवर टाइम प्रीमियम होगा, ये सारा का सारा आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा, कॉस्टिंग P&L के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर सेकंड सिचुएशन कौन सा दे रखा है, इररेगुलर के अंदर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि ओवरहेड का पार्ट ट्रीट करा जाएगा। तो ये देखिए कैसे कर रखा है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट, बेसिक वेज रेट इज चार्ज टू द जॉब एज लेबर कॉस्ट। तो ये तो लेबर कॉस्ट का ही पार्ट हो गया। तो लेबर कॉस्ट कितनी होगी, 4500 घंटे 100 रुपए के हिसाब से। बाकी जो ओवर टाइम प्रीमियम है इट इज चार्ज टू दी फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो ओवर टाइम प्रीमियम है इसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मान लिया जाएगा। तो 400 घंटे पे 100 रुपये 80% के हिसाब से, और बाकी 100 घंटे पे 100 रुपये 150% के हिसाब से। तो ओवर टाइम प्रीमियम आया सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर ओवरहेड इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। ये कौन सा सिचुएशन था, सिचुएशन नंबर 3। ये देखिए ये आ गया सिचुएशन नंबर 2 और ये रहा सिचुएशन नंबर 3। कस्टमर कह रहा है कि भाई कर दे किसी तरीके से काम। तो 3 सिचुएशन आपके एग्जाम्पल में डिस्कस कर ली गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर को जो भी चार्जेस है, एक तो नॉर्मल वेजेस तो चार्ज कर ही दिए 4500 घंटे के अंदर 100 रुपये, प्लस जो ओवर टाइम प्रीमियम है 400 घंटे पे इतना और 100 घंटे पे इतना, तो इसको चार्ज कर दिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है
बच्चों यहाँ पे ओवरटाइम प्रीमियम को एज फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करा गया था, जबकि यहाँ पे ओवरटाइम प्रीमियम को एज लेबर कॉस्ट ही ट्रीट करा गया है। अभी तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट इतनी ही निकल के आएगी दोनों जगह पे, बट इसका जब आप बड़ी बड़ी कॉस्ट शीट्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने पूरा स्टडी मटेरियल का एक पूरा वो लेकर आ गया क्योंकि आपको डाउट ना बचे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओवरटाइम प्रीमियम अगर कुछ भी नहीं लिखा, नॉर्मली काम कर ही रहे हैं तो इन्फ्लेटेड रेट। अगर आपका कस्टमर ने बोला है कि हमारे काम को तुरंत करके दो भाई, चाहिए तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उसके ऊपर ओवरटाइम चार्ज हो जाएगा एज लेबर कॉस्ट। अगर इरेगुलर वर्किंग की वजह से या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से चाहिए आपको ओवरटाइम, तो उस केस के अंदर ओवरहेड की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट वाइज कोई प्लानिंग में डिफॉल्ट हो गया तो जिस डिपार्टमेंट ने डिफॉल्ट किया है उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। एबनॉर्मल रीजन है तो कॉस्टिंग P&L के अंदर। तो ये 3-4 ट्रीटमेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन आ रखा है बच्चों ओवरहेड के चैप्टर में से, और काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ओवरहेड के चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक तो ये प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक मशीन आर रेट का क्वेश्चन, और एक अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन। PL Limited has 3 production departments, P1, P2, P3 and 2 service department S1 and S2. The following data are extracted from the records of the company for the month of October 2020. तो ये सारे खर्चे गिवन है बच्चों आपको, रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इंश्योरेंस ऑन मशीनरी, और इसके एक लॉजिकल बेसिस गिवन है। याद करिए, इसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट, यानी कि इनको कंसीडर नहीं किया जाता। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं इनके डायरेक्ट नेचर के खर्चों को इग्नोर करते हैं, बट जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है इसके डायरेक्ट नेचर के खर्चों को कंसीडर किया जाता है। ये सारे आपको बेसिस गिवन है यहाँ पे। और ये देखिए एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर रीअपोर्शन, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा गिवन है। रीअपोर्शनमेंट का मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कौन सा है? रेसिप्रोकल वाला केस है, रेसिप्रोकल वाला केस है। अब रेसिप्रोकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं? कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आर। पर प्रोडक्शन आर के हिसाब से एक रिकवरी रेट निकालिए ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आइए पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। आइए एक एक करके इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और बढ़िया प्रेजेंटेशन है, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इन्होंने हिडन एडजस्टमेंट ही लिख दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे इग्नोर करना होता है। ये हिडन एडजस्टमेंट बहुत बारी बच्चे भूल जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेंट एंड टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे लॉजिकल बेस कौन सा लिया बच्चों? इन्होंने फ्लोर एरिया। तो रेंट एंड टैक्सेस यहाँ पे देखिए कौन सा बेस गिवन है? फ्लोर एरिया के बेसिस पे इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अमाउंट्स आ गए। नेक्स्ट जनरल लाइटिंग, इसको लाइटिंग पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये देखिए नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक बेसिस ले लिया है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट वेजेस को अगर आपको बेसिस याद ना रहे तो हमेशा मतलब लॉजिकल बेस ही लेके चलना होता है। डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ये तो टोटल है। और यहाँ पे पावर को हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज्ड, और डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ मशीन, इंश्योरेंस को वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर बेसिस रिपीट हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया कि आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये क्या क्या निकल के आ रहा है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये सारे अमाउंट्स आपके निकल के आ गए हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको इसके अंदर करना होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल का केस है, तो रेसिप्रोकल के केस को करने के लिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज कर रखा है। इन्होंने कहा लेट S1 के टोटल को S1 ही ले लीजिए, मतलब मैं यूजुअली X बोलता हूँ तो आप इसको X ले लेंगे, और S2 के टोटल को आप Y ले लीजिए। तो कितना सिंपल सा इक्वेशन बन गया आपका। ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए ना, जहाँ पे ये टोटल कहाँ से निकल के आए आपके, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला टोटल S1 का इधर, ये वाला टोटल S2 का इधर चला गया, और 10% ऑफ S2 आ गया यहाँ पे, 10% ऑफ S1 आ गया यहाँ पे। तो इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो S1
का टोटल निकल के आ गया ये, और S2 का टोटल निकल के आ गया ये, ठीक है ना। तो ये टोटल ऑफ S1 एंड S2 निकल के आ गया। अब इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे करता है, बट आप इसको ना प्रॉपर थोड़ा सा और बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता था मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, उसका भी कॉलम बना के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट्स क्या क्या थे S1 और S2 के, मैं आपको दिखा देता हूँ। 767,583 और यहाँ पे 246,750, ठीक है। अब इसमें से इसको हटाना था, कौन से अमाउंट को हटाना था, 800,260, और S2 के डिपार्टमेंट में से हटाना है हमें 326,776, ठीक है ना। तो इस तरीके से हटा के इसको जीरो करना होता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि S1 के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तो S1 का जो ये वाला अमाउंट निकल के आया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 800, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द रेशियो ऑफ 20, 30, 40, 10, 20:30:40:10। तो इसका सीधा 10 यहाँ पे चला गया, 80026, ठीक है ना। तो आप ये वाले कॉलम्स भी बना के दिखा सकते थे। हालांकि इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इस वाले अमाउंट को यहाँ पे 20% भेज दिया, यहाँ पे 30% भेज दिया, और यहाँ पे 40% भेज दिया। परसेंट मतलब नॉट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, परसेंट यानी कि डिवाइडेड बाय 100। और उसी तरीके से इस वाले अमाउंट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 40, 20, 30, 10, 40, 20, 30, 10। तो इसका 10% इधर चला जाएगा, 32677, ठीक है ना, 32677 इस तरीके से चला जाएगा। तो इसका इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इस अमाउंट का अगेन 40%, 20%, 30%, ये आखिरी का कैलकुलेशन इन्होंने करके नहीं दिखाया, बट बात वही घूम के निकल के आती है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 अभी खत्म नहीं हुआ है, दिस इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। इसके बाद ओवरहेड रेट पर आवर निकालना होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3, इसको डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन आवर्स किया। ये क्वेश्चन में गिवन ही है हमें पहले से, प्रोडक्शन आवर्स हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। ये देखिए ये रहा प्रोडक्शन आवर्स, तो इससे हमने डिवाइड किया है, तो हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, ये इसे डिवाइड करने के बाद रेट पर आवर निकल के आ गया, ओवरहेड रेट पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना, इस तरीके से निकल के आ गया। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 डन। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या कह रही है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 कह रही है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट P1, P2, P3, 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगे, गिवन दैट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दिस। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये तो एज इट इज आ गया जो गिवन था। प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकल के आएगा, P1 डिपार्टमेंट में 5 आवर्स इंटू दिस रेट, 3 आवर्स इंटू ये वाला रिकवरी रेट, और 4 आवर्स इंटू ये वाला रिकवरी रेट। क्या ये समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से रिकवरी रेट से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इस तरीके से निकल के आना, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक था। ये देखिए नीचे कुछ वर्किंग नोट भी दे रखे हैं, नहीं ये तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी, इसका भी प्रेजेंटेशन एकदम काफ़ी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन था, मुझे नहीं लगा इसके अंदर कुछ कट कर रखा है या वो चीज़ें, बस एक आधी जगह पे ये थोड़ा सा था, अदरवाइज प्रेजेंटेशन इज गुड टू गो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका भी एक फॉर्मेट, बड़ा अच्छा फॉर्मेट आ रहा है, एग्जाम में 10 मार्क्स का डेफिनेटली आता ही है। फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स लाइन्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2020-21 फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, ये देखिए रेवेन्यू गिवन है, COGS गिवन है, और ये अलग अलग आपको क्या गिवन है बच्चों, ये आपको अलग अलग बेसिस गिवन है, ये अलग अलग बेसिस गिवन है आपको, ठीक है ना, ये अलग अलग बेसिस गिवन है। इसके बाद ये देखिए ये आपका ये रहा फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2022। तो ये वो खर्चे हैं जो ऊपर इंक्लूडेड नहीं थे। तो इसका टोटल कितना हो गया बच्चों, इसका टोटल हो गया हमारा
60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 864,000 प्लस 153,600 तो हो गया 45 लाख रुपीज़ का। और इसका कुछ बेसिस वगैरह गिवन है। अब मांगा क्या है, ये रिक्वायरमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट्स सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन COGS। तो सपोर्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ये 45 लैक्स को ही सपोर्ट कॉस्ट बोला जा रहा है टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ COGS। तो ये 45 लैक्स को हम COGS के बेसिस पे बाइफरकेट कर रहे हैं। कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो दो चीज़ें कैलकुलेट करके बतानी। तो ये प्रेजेंट सिस्टम है और यहाँ पे ये एज पर ABC यानी कि प्रपोज्ड सिस्टम आ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे कर रखा है। तो ये देखिए, पहले तो इन्होंने वर्किंग नोट बना दिया, ये 45 लाख का ये सब कर रखा है। इसको देखते हैं 2 मिनट में, इसको 2 मिनट रोकिए। ये रखिए, पहला मेन प्रेजेंटेशन ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है और ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू आ गया, COGS। अब सपोर्ट कॉस्ट निकालना है। तो 45 लाख रुपीज़ जो था ना, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था इस रेशो के अंदर। तो 45 लाख रुपीज़ को हमें इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, दैट इज 2:5:3 के रेशो के अंदर हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये इसी चीज़ को इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने ये देखा कि 45 लैक्स डिवाइडेड बाय आपका 1.5 करोड़ रुपए, तो 30% ऑफ COGS आ गया। इन्होंने एक रिकवरी रेट निकाल लिया इसका। तो सपोर्ट कॉस्ट का एक रिकवरी रेट निकाल के इन्होंने बाइफरकेट वैसे ही किया है। तो 30% ऑफ COGS आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइफरकेशन ऑफ 45 लाख रुपीज़ इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में यही मांगा था कि ऑल कॉस्ट अदर देन COGS दैट इज 45 लाख, इसको COGS के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलेगा, जब आप रेवेन्यू में से टोटल सपोर्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कैसे निकलेगा, आपका ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। तो ये परसेंटेजेस निकल के आ गए। ये तो टोटल वाला है, ये प्रोडक्ट वाइज निकल के आ गया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, ए फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट दैट इज 45 लाख ऑल कॉस्ट अदर देन आपका COGS टू द प्रोडक्ट लाइंस बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। कैलकुलेट आपका ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग इनकम। तो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, अगेन देखिएगा। सबसे पहले आपका एक कॉस्ट पूल स्टेटमेंट बनेगा, कॉस्ट पूल स्टेटमेंट। इसके अंदर दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी, आपको आधे से ज़्यादा डाटा तो पहले ही गिवन है। देखिए बॉटल रिटर्न तो आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे एक बॉटल रिटर्न भी आ सकता है। यहाँ पे कॉस्ट पूल स्टेटमेंट जो है ना, इसको हम कॉस्ट पूल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो बॉटल रिटर्न का कितना खर्चा है, 60,000 रुपये। ये तो डायरेक्टली एलोकेबल हो जाएगा। मैं गलत स्पेलिंग लिख दी क्या, एलोकेबल, हाँ देखो ना गलत स्पेलिंग लिख दिया। यानी कि 60,000 रुपये डायरेक्टली एलोकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 60,000 रुपये का खर्चा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे इसी वाले में हो रहा है। तो ये डायरेक्टली एलोकेबल है। बाकी के तो रिकवरी रेट्स निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। ये सारे के सारे आपको रेट्स ऑलरेडी इस वाले डब्बे में गिवन है, तो आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये रिकवरी रेट्स निकल के आ जाते थे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीटेटिव फॉर्मेट है ये क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपका ये वर्किंग नोट बन गया कॉस्ट पूल स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे देखिए एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्होंने क्या किया, आधे से ज़्यादा फॉर्मेट सेम है, रेवेन्यू COGS। बस ये फ़र्क क्या है, इस चीज़ का फ़र्क है, इस चीज़ का फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन के अंदर ये जो अदर सपोर्ट कॉस्ट है, पिछले क्वेश्चन के अंदर ये जो अदर सपोर्ट कॉस्ट है, ये अलग तरीके से वर्क कर रहा था। वहाँ पे COGS के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जैसे ये देखिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा रखा है, इसी चीज़ का कुछ वर्किंग भी कर रखा होगा। हाँ, रेफर वर्किंग नोट नंबर 3। तो आपने वो जितना भी रिकवरी रेट्स थे उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। जैसे पहले वाले को अगर मैं करके दिखाऊँ तो ये कैसे हो जाता,
500 रुपये, 500 रुपये, ये रिकवरी रेट निकल के आ गया। और कितने एक्टिविटीज कंज्यूम किए हैं इसके अंदर, ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स 360, 840, 360। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे वही कर दिया। तो इस अदर सपोर्ट कॉस्ट का ही बस नया पॉइंट है, अदरवाइज बाकी सब कुछ तो सेम है। तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकल के आ गया, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, अगेन टोटल जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो इस तरीके से निकल के आ गया टोटल वाला। बस यूजुअली क्वेश्चन नंबर, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर ना एक तीसरी रिक्वायरमेंट भी होती है कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन करके दिखाइए। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बस ये देखते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम और एबीसी सिस्टम में फर्क क्या है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, रेपिटेटिव फॉर्मेट है। आप बाकी आरटीपीज देखेंगे तो उसके अंदर भी ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा सेम टू सेम। मतलब ऑब्वियस ही बात है, वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेंगी, बट ये रिपीटेटिव क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं लगा मुझे, ये आप देख सकते हैं, इसको सिंपल रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कॉस्ट शीट का। ये बढ़िया क्वेश्चन आ रखा था। अगेन कॉस्ट शीट एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर आपको पहले तो कॉस्ट शीट का एक पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ग्रिप बनेगा, अदरवाइज फायदा नहीं है इसको करने का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये रहा रॉ मटेरियल परचेज्ड, ये तो डायरेक्टली आपका चला जाएगा। आइए एक एक करके हम आइटम्स को टिक भी करते जाते हैं जो जो आपके यहाँ पे आती जाती हैं। ये देखिए, ये रहा रॉ मटेरियल परचेज्ड 5 करोड़ रुपए। जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। बच्चों जब हम जीएसटी पे करते हैं एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसी से डिटरमाइन होगा कि वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अब कॉम्पोजिशन स्कीम अगर होती है तो वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, हेंस वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये हल्का सा नॉलेज होना चाहिए आपको इस वाले टॉपिक के लिए, यानी कि जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप इसके लिए नोट भी लिख सकते हैं कि वी हैव अज्यूम्ड कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कई बार बच्चा क्या होता है कि टैक्स का उसको ये चीज़ अचानक ही स्ट्राइक नहीं होती पेपर में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। नीचे नोट मेंशन जरूर कर दें कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है आपको तो। नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड्स। फ्रेट इनवर्ड्स जो है बच्चों ये आपका रॉ मटेरियल का पार्ट बनता है, तो फ्रेट इनवर्ड यहाँ पे इतने का आ गया। ट्रेड डिस्काउंट्स रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट्स ये दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट आपको माइनस नहीं करना होता, जबकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। तो 10 लाख रुपए यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, दिस इज डायरेक्ट इन नेचर। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई, तो ये भी आपका डायरेक्ट नेचर का हो गया, तो दोनों डायरेक्ट मटेरियल में चले जाएंगे। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये भी एक तरीके से ये डायरेक्ट नेचर का ही हो गया। तो तीनों डायरेक्ट नेचर के हो गए। ये देखिए डायरेक्ट एम्प्लॉय वेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वेजेस पेड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोडक्शन बोनस पेड, तो ये टोटल भी निकल के आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट फीस पेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। अब इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फीस पेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, यहाँ पे फीस पेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस आईसीएआई ने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट कर रखा है। एज पर आईसीएआई उन्होंने फीस पेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट कर रखा है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज ट्रेसेबल इन दी आउटपुट, डायरेक्टली ट्रेसेबल। एक बच्चा ये भी अजम्पशन ले सकता है कि दिस इज पार्ट ऑफ ओवरहेड, और अगर कुछ नहीं लिखा तो फैक्ट्री ओवरहेड, बिकॉज इट इज नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंस। अगर आप ऐसा अज्यूम करते हैं तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जा सकते हैं। अगेन आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप अजम्पशन जरूर लास्ट में मेंशन कर दें नोट के तरह। तो इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट यहाँ पे ट्रीट कर रखा है, आप इसको इनडायरेक्ट में भी लेके जा सकते हैं, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। नेक्स्ट अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये बड़ा तंग करने वाला पॉइंट आता है। आईसीआई ने अगेन इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर रखा है, बट ये फैक्ट्री ओवरहेड होना चाहिए। आप यहाँ पे भी अजम्पशन क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, आईसीआई ने डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर रखा है, आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट भी मान सकते हैं, ओवरहेड का पार्ट।
अजम्पशन मेंशन कर दिए। जॉब चार्जेस, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जॉब चार्जेस जो है ये डायरेक्ट नेचर का ही है और ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाने वाला है यहाँ पे 4,50,000। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ये आपका इनडायरेक्ट नेचर का हो गया, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये तो यहाँ पे ऊपर टिक हो गया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, अब देखिए डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कुछ नहीं लिखा तो जनरल। प्लांट एंड मशीनरी का ये भी फैक्ट्री में जाएगा। तो इन सबको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे जाना है। ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे चला गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जाना है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए जनरल वाला है, ये जनरल वाला 46,000, ठीक है ना। नेक्स्ट सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स 1,20,000, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स ये तो समझ में आ ही गया है कि इनडायरेक्ट नेचर का है, तो सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स 1,20,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा हो तो इनडायरेक्ट नेचर यानी कि ओवरहेड को फैक्ट्री का पार्ट मान लीजिए, अनटिल एंड अनलेस कोई हिंट लिखा हो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो सैलरी पेड टू सुपरवाइजर इन ऑफिस, तो वहाँ पे ऑफिस, या सेल्स के अंदर तो सेल्स, तो वो हिंट अगर ना लिखा हो तो फैक्ट्री में डाल दीजिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स, पहले सेल्स यूज कर रखा है, सेल्स की ऑफिस बिल्डिंग, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट, जनरल नेचर का। तो आइए इन सबको देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर डायरेक्टर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ऑफिस, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। तो आप समझ पा रहे हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से चीजें कैच करनी है कि कहां कहां पे जा रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई ये तो डायरेक्ट नेचर की आइटम्स थी, फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया। तो देखिए कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है ना जब ये सॉल्व करने के लिए आता है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। एग्जामिनेशन में जब मैं ये बच्चों को क्लास में क्वेश्चन देता हूँ या बच्चा अदरवाइज अपने आप देख रहा होता है, ऐसे क्वेश्चन में पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स तो पता लग जाती है, एक दो एडजस्टमेंट आपको तंग करके जाएंगी ही जाएंगी। तो एक दो एडजस्टमेंट्स में अगर तंग हो रहे हैं तो आप उसको लीव आउट करके बाकी पे मूव करिए। अगर आपकी कितनी एडजस्टमेंट्स हैं, ये बाप रे बाप 29 एडजस्टमेंट्स। तो अगर 29 है तो मेरे को लगता है 5-6 एडजस्टमेंट तो तंग करेंगी मैक्सिमम, उसके अलावा बाकी जो है उसको तो आप पुट करने की सिचुएशन में है। तो एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये तो स्पेशल आइटम हो गई। कौन सी आइटम है ये? स्पेशल नेचर की आइटम है, 25,000 रुपये। क्वालिटी कंट्रोल ये स्पेशल नेचर की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी स्पेशल नेचर की, 48,200। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट हो गया रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्ट्री लिखा है ना फैक्ट्री वर्क, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। नेक्स्ट सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन कंट्रोल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन कंट्रोल का तो ये कहाँ पे आ गया, सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट। हो सकता है कोई बच्चा इसको फैक्ट्री ओवरहेड का भी पार्ट मान ले, ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, बट ये जनरल नेचर का हो गया, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। आप इसको, कोई बच्चा इसको हो सकता है कि फैक्ट्री ओवरहेड का भी पार्ट मान सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो गया ये। तो इन सारी वैल्यूज को एज इट इज पुट कर दिया जहां जहां पुट करना है। प्रोडक्शन कंट्रोल का यहाँ पे आ गया, फाइनेंस अकाउंट्स का यहाँ पे, मैनेजर का यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर अगेन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। तो आप समझ पा रहे किस तरीके से फॉर्मेट आ रहा है ये। यहाँ पे देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल चल रहा है ये, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चल रहा है। नेक्स्ट पैकिंग कॉस्ट, अब पैकिंग कॉस्ट भी प्राइमरी पैकिंग है तो ये स्पेशल आइटम है, दिस इज स्पेशल इन नेचर
और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन का है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बन गया। तो ये स्पेशल आइटम कहाँ गई भाई, ये प्राइमरी पैकिंग, ये स्पेशल आइटम है। और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बन रहा है तो ये रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इस पे ना बड़ी डिस्कशन होती है फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि ये फाइनेंशियल चार्जेस है, ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट का अगर आप प्रेजेंटेशन चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा सा ये कर रखा है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड यहाँ पे लास्ट में इंक्लूड कर रखा है। हालांकि ओपिनियन ये बनता है कि इसको आपको कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। इस चीज़ को देखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आपकी आइटम्स यहाँ से स्टडी मटेरियल से भी डाटा लेकर आया। एबनॉर्मल आइटम ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती है। सब्सिडी ग्रांट्स इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। पेनल्टीज एंड फीस ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। ये देखिए, इसको पढ़िए, इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फाइनेंस एंड incidental cost that an entity incurs on arranging those funds. Interest and finance charges are not included in cost of production. तो इसके दो ओपिनियन हो सकते हैं कि पहला तो कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, जो कि करेक्ट ओपिनियन है इन माय अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ओपिनियन जो ICAI ने यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी सी कर रखी है, ICAI ने इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल से पहले पहले दिखा रखा है। आप बात समझ पा रहे हैं? तो कॉस्ट ऑफ सेल से पहले पहले इसको दिखा रखा है। मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको अगर एग्जाम में कोई डाउट लगे तो आप इसको मेंशन करके नीचे नोट डाल सकते हैं कि जैसे आपने अगर मान लो इसको इंक्लूड नहीं किया तो नीचे एक नोट डाल दीजिए। हाउएवर एज पर ICAI उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इंक्लूड, बट ICAI इसको फॉलो कर रहा है तो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट, फीस पेड टू ऑडिटर्स, this is a part of office and administration overhead general in nature। खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट ये तो। पेड टू लीगल एडवाइजर्स, पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए दोनों ये तो। पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो गया ये। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल तो कंप्लीट हो गया। पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट 1,80,000, ठीक है ना। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, तो सेल्स स्टाफ का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बन गया ये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कंप्लीट। अच्छा, ये देखिए, ये हो गया हमारा ओपनिंग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग, ओपनिंग का रॉ मटेरियल, ओपनिंग का WIP, ओपनिंग का फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग का क्लोजिंग का रॉ मटेरियल, क्लोजिंग का WIP, क्लोजिंग का फिनिश्ड गुड्स। इसको जहां जहां भेजना है वहां वहां हमने सिंपली भेज दिया। जैसे कि ये देखिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में आता है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस किया, ओपनिंग WIP प्लस किया, क्लोजिंग WIP माइनस किया। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो ये तो आपको एज इट इज ही पुट करना होता है। ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट ही रहता है, अनलेस हिडन एडजस्टमेंट हो इसमें कोई। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, आखिरी में कुछ मांगा गया है, ये देखिए, ये रही एक और आखिरी स्पेशल आइटम, ये आपका स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड आपका यहाँ से माइनस होगा, ये स्पेशल आइटम होती है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है 10 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर के हिसाब से जबरदस्त क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको ये सब निकाल के दिखाना था, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करूंगा, ये सब बनने के बाद आप लास्ट में एक कंक्लूजन लिख के आए कि भैया ये अमाउंट इतना इतना है। आखिरी में ना एक कंक्लूजन लिख दिया करो कि ये अमाउंट इतना है, ये अमाउंट इतना है, ये अमाउंट इतना, एक डब्बा बना दो। तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए था इसके अंदर कि पहले आपने कॉस्ट शीट बनाया, फिर उसके कॉस्ट शीट के जस्ट नीचे कुछ नोट्स वगैरह लिख दिए हैं। नोट्स वगैरह लिखने के बाद लास्ट के अंदर आपने कंक्लूजन लिखा कि प्राइम कॉस्ट इतना, फैक्ट्री कॉस्ट नेट इतना, ग्रॉस इतना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना इतना। तो इससे आपका प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आ रहा हो, कहीं पे भी कोई डिस्कशन का पॉइंट, या तो आप ऊपर इंस्टाग्राम ID CA_ईशान_गुप्ता यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर ले और वहाँ पे जाके मुझे ड्रॉप कर दे कि सर ये डाउट आ रहा है, या आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि भाई क्या डाउट है आपको। हो सकता है कोई भी आपके दिमाग में डाउट रह जाए।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए। वीडियो को लाइक करते जाए। चलिए अगला आ रहा है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का यहाँ पे डाल रखा है। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का जहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स अलग बनते हैं और आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो अलग बनते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले 3 पॉइंट्स की नोटिंग करनी है बच्चों, तभी जाके ये पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। तो पहले आप 3 पॉइंट्स की नोटिंग कर लें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब नोटिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएंगे पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप नोटिंग करें। पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये समझ में आना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नोट करें। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज 20% ऑफ सेल्स। ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट्स के साथ लिंकेज आएगा। इट मीन्स COGS इज इक्वल टू 80% ऑफ सेल्स विच इज इक्वल टू 80% ऑफ 1,35,000 विच इज 1,08,000 रुपीज। और ये COGS कौन सा है? जो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट से कहाँ पे जा रहा होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर। इसको देखेंगे। एक तो पहला ये नोट समझने की ज़रूरत है आपको। दूसरा नोट आता है जो आपको समझने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन के अंदर रॉयल्टी भी गिवन होगा। तो रॉयल्टी इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी आएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस चीज को भी समझ लीजिए। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट लेजर कंट्रोल। लिखिए अभी साथ साथ में, फिर मैं समझाता हूं। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान में रखना है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन टेम्पररी बेसिस। After building is completed, it is transferred to CLC यानी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फुल स्टॉप। ठीक है ना। आप इसको ज़रूर लिख लें प्रॉपरली, फिर इसको अच्छे से ना डिस्कशन में लेकर आते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स मैं एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा ना, आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। मांगा क्या आपसे? सीधा सीधा प्रिपेयर रेलेवेंट कंट्रोल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। तो एक एक करके देखिए। पहले ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है आपको। अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा कौन सा डेबिट क्रेडिट है। तो डेबिट, ये सारे डेबिट होते हैं। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग एक क्रेडिट बनता है CLC इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसके पहले ओपनिंग बैलेंसेस जहाँ जहाँ पोस्ट करने वाले हैं उसको पोस्टिंग कर दें। जैसे ये देखिए, हाँ ये तो CLC के अंदर बाय बैलेंस ये वाला आ गया। स्टोर लेजर के अंदर टू बैलेंस, फैक्ट्री ओवरहेड और वेजेस कंट्रोल तो अभी आएगा ना। WIP लेजर कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ओपनिंग बैलेंसेस हमने जो जो मांगे गए थे इसको एज इट इज लिख दिया सारे के सारे। तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस और ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हमारी इनकर हुई हैं। हमने मटेरियल परचेज किया और इशूड टू प्रोडक्शन। मैं दो दो करके एंट्रीज पिक करूंगा। तो परचेज हमने रॉ मटेरियल किया और इशू टू प्रोडक्शन। इशू टू प्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट नेचर का इशू हो गया। और परचेज चाहे हमने क्रेडिट पे किया हो चाहे कैश पे किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन नॉन इंटीग्रेटेड। तो जब हमने परचेज किया तो CLC से डबल एंट्री चले गई, और जब हमने इशू टू प्रोडक्शन किया तो डायरेक्ट नेचर का इशू है। तो इसका डबल एंट्री का सिस्टम इफेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है? एक तो ये देखिए CLC के अंदर परचेज की एंट्री आ गई, और WIP लेजर कंट्रोल के अंदर यहाँ पे एंट्री आ गई स्टोर लेजर की। ठीक है ना।
इशू टू जनरल मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा होता है बच्चों उसको इनडायरेक्ट नेचर का मानते हैं, और इनडायरेक्ट अगर कुछ नहीं लिखा तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। तो 1800 रुपये इनडायरेक्ट के वहाँ पे जाएंगे। इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों? देखिए वैसे जो ये बिल्डिंग होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, ये सब ना नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर CLC अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन ने ये स्पेसिफिकली यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अलग से दे रखा है, इसी वजह से हम टेम्पररली क्या करते हैं, एक बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इस बिल्डिंग अकाउंट के अंदर जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड काम है, जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है, वो पूरा पुट करते जाएंगे, और जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसका अमाउंट CLC में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि एक एक करके इसको देखते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, पहले तो ये इनडायरेक्ट इशू फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 1200 यहाँ पे चला गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखिए एक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बना रखा है हमने यहाँ पे। फैक्ट्री ओवरहेड में 1800 चला गया है, और इसके अलावा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बना रखा था हमने, तो यहाँ पे भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट चला गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, और जब ये बन जाएगा तो इसको ऑटोमेटिकली हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, CLC के अंदर। अभी मैं इसको समझाऊंगा, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको नोट लिखवाया। वेजेस, पहले है पेमेंट की एंट्री, टोटल पेमेंट की एंट्री CLC के साथ, इनडायरेक्ट नेचर का और बिल्डिंग के नेचर का। आइए इसको मैं दिखाता हूँ वेजेस कंट्रोल अकाउंट के अंदर। तो पहले तो हमने वेजेस पे किया, पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद इसका कहाँ कहाँ पे भेजा हुआ है, इनडायरेक्ट नेचर का फैक्ट्री में भेजा हुआ है, और बिल्डिंग का ये बिल्डिंग में भेज दिया। ये 3 तो भेज दिए ना एज इट इज़। तो देखिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर यहाँ पे ये 12000 आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद CLC के अंदर 45,000 आ गया, और फैक्ट्री, और उसके बाद अगला कौन सा था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर वेजेस कंट्रोल आ गया। तो इस तरीके से जहां जहां ये अमाउंट जाने थे उस तरीके से हमने भेज दिए। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट शोन अबव, तो एक खर्चे की एंट्री हो गई। एब्जॉर्ब्ड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन, ये 3 एंट्री देखिए। हमने फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट खोला, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये रही खर्चे की एंट्री, ये जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और जो अंडर रिकवरी है वो जाएगा कॉस्टिंग P&L। हालांकि ओवरहेड के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि 3 ट्रीटमेंट होते हैं, एक सप्लीमेंट्री रेट का, एक कॉस्टिंग P&L का, एक कैरी फॉरवर्ड का। इन दी चैप्टर ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अगर कुछ भी ना लिखा हो, मतलब बाय डिफॉल्ट आपने यही मान के चलना कि कॉस्टिंग P&L में ही भेजना है, अंडर या ओवर रिकवरी। तो 3 एंट्रीज हमने भेजी, तो एक एक करके इसको डबल एंट्री देख लेते हैं कहाँ कहाँ जानी है। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चे की एंट्री तो यहाँ चले गई, और उसके बाद और कौन सी एंट्री गई थी हमारी, एक सेकंड रुकिए जरा देख लें। इसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एंट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट कहाँ गया हमारा, ये रहा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अकाउंट, और एक चला जाएगा कॉस्टिंग P&L के अंदर, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है ना? नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड। बच्चों रॉयल्टी पेड इज जस्ट लाइक अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं इसका एक अकाउंट बनाऊं तो अकाउंट कैसा बनेगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, पहले खर्चे की एंट्री, और क्योंकि ये डायरेक्ट है तो WIP में जाएगा। बस यही चीज मैंने आपको नोट में भी लिखवाई है कि रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ डायरेक्ट नेचर्ड एक्सपेंस। तो पहले उसकी खर्चे की एंट्री जाएगी, और WIP का एक तो यहाँ पे चला जाएगा, WIP में 1500, ये रहा रॉयल्टी अकाउंट। और क्योंकि ये पेमेंट की एंट्री भी आनी है तो पेमेंट की एंट्री कहाँ पे चले जाएगी बच्चों, ये देखिए रॉयल्टी की CLC अकाउंट के अंदर, ये रहा 1500। ठीक है ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एक ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर का। आइए इसको भी देख लें भाई कहाँ पे बना रखा है, अकाउंट ही अकाउंट, इतने सारे अकाउंट, ओ माय गॉड। ये देखिए खर्चा करने की एंट्री 7500, तो CLC के अंदर भी चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 7500। सेल्स की एंट्री 1,35,000, तो सेल्स की एंट्री एक तो CLC में आती है,
और एक कॉस्टिंग पीएनएल में आती है। तो कहाँ गया भाई कॉस्टिंग पीएनएल, ये रहा सेल्स की एंट्री, ठीक है ना। ध्यान रखिए अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं कर रखा है और वो ये वीडियो देख रहा है या ये क्वेश्चन देख रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये चैप्टर्स कर रखे हैं, जो सा चैप्टर कर रखा है ना, उसका एटलीस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने ये चैप्टर नहीं कर रखा है, कोई चैप्टर नहीं कर रखा, ऑब्वियस सी बात है आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट जोन सा आपने चैप्टर कर रखा है रिवाइज वगैरह, उसका आपको समझ में जरूर आएगा कि क्या चल रहा है। तो अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर रखा है तो उसको आगे करके अगला चैप्टर का क्वेश्चन देख ले, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP वॉज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों हमारे पास कितना गिवन है, इतना, एंड स्टॉक ऑफ WIP कहाँ गया भाई, ये रहा स्टॉक ऑफ WIP, ये रहा इतना चला गया। तो जो जो चीजें गिवन है उसको पुट करते जा रहे हैं सिंपली, ठीक है। द लॉस अराइजिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब क्या हुआ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक यही वाली एंट्री बैलेंसिंग फिगर के तौर पे रह गई है और ये लॉस है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता तो इसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में भेज देते, बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1500 फैक्ट्री ओवरहेड में भेजना है, तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल के इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भेज दिया। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे टॉप पे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 1500 का लॉस भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड ये वाला स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाता है, डन। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब बच्चों ये चीज देखिए, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको नोट लिखवाया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, इट इज पार्ट ऑफ CLC prepared on temporary basis. After building is completed, it is transferred to CLC account again. मतलब ये देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब ये सारे खर्चे, अब ये बिल्डिंग पूरी हो गई, तो बिल्डिंग पूरी होने के बाद ये अमाउंट जो है ये वापस CLC के अंदर ही चला जाएगा, 13,200 रुपये। तो ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, तो इस CLC के अंदर वापस चला जाएगा। ये रहा बिल्डिंग अकाउंट 13,200 रुपये, सिंपल। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितने की है बच्चों हमारी, 1,35,000। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट का टर्म आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो मेरा COGS बचता है। तो एक तरीके से क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारा COGS है 1,08,000 का। ये 1,08,000 का वैल्यू पता है कहाँ काम आएगा, यहाँ पे, ये देखिए ये रहा COGS। अगर आप ये अकाउंट ना भी बनाएं तब भी काम चल जाएगा, बट अगर ये अकाउंट बना दें तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो COGS है 1,08,000 का, ये यहां से उठ के सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जाता है, ये देखिए यहां पे। तो क्वेश्चन यही कह रहा था, अगर आप ये अकाउंट ना भी बनाते तब भी काम चल जाता, बट बना देंगे तो अच्छी बात रहेगी, आपको डबल एंट्री पूरी करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाला एडजस्टमेंट आखिरी मैंने तीन नोट लिखवाए थे, उनमें से आखिरी था, और बाकी अकाउंट्स तो अब बस क्लोज ही करने हैं। तो आइए एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट्स क्लोज करने का भी बच्चों एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले मटेरियल अकाउंट क्लोज होता है, ये तो क्लोज हो ही गया है, टिक लगा हुआ है ऊपर। इसके बाद वेजेस कंट्रोल, अच्छा वेजेस कंट्रोल के अंदर इनडायरेक्ट इशू है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो बैलेंस क्या बचा, डायरेक्ट नेचर का इशू। तो इसको हमने बैलेंसिंग फिगर को कहाँ भेज दिया बच्चों, WIP लेजर कंट्रोल के अंदर, ये रहा। वेजेस कंट्रोल करने के बाद रॉयल्टी अकाउंट भी क्लोज, यानी कि डायरेक्ट नेचर का डायरेक्ट एक्सपेंस भी क्लोज करना पड़ता है हमें। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोज करने के बाद अगला आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको क्लोज करना पड़ता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमने बिल्डिंग में भेज दिया, अंडर रिकवरी भेज दी, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा WIP यानी कि रिकवर्ड अमाउंट आ गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट हमें WIP में भेजना होता है यहाँ पे। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड क्लोज करने के बाद फिर हम क्लोज करते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पे गया, इसका अमाउंट उठ के नीचे की तरफ गया। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो तो है नहीं, फिर हमने इसी को क्लोज कर दिया और इसका अमाउंट भेज दिया आगे की तरफ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। नहीं, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गया ना, क्लोजिंग।
इसको क्लोज करने के बाद फिर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखते हैं। अब यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया फुल रिकवरी, तो फुल रिकवरी करके ये 7,500 हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में भेज दिया है और ये वाला अमाउंट चले जाता है कॉस्टिंग P&L के अंदर। तो होपफुली आपको फ्लो तो अब समझ में आ रहा होगा जिन बच्चों ने पहले रिवाइज कर रखा। इसको क्लोज करने के बाद ये प्रॉफिट जाता है आपका कहाँ पे, CLC अकाउंट के अंदर, CLC अकाउंट के अंदर। तो ये CLC अकाउंट के अंदर चला गया यहाँ पे और इसका भी बैलेंस निकल जाएगा ये। अब इसका बैलेंस निकालने के बाद आप आखिरी के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनेगा कुछ इस तरीके से, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल। यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आप RTPs वगैरह उठा के देखेंगे ना, काफ़ी रिपीटेटिवली ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपरली इसको करके जाए, रिपीटेटिव क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैच कॉस्टिंग। यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं दे रखा, सीधा बैच कॉस्टिंग पे आ रहे हैं। रोलॉन लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 96,800 bearings per annum to Racing Limited on a steady basis. It is estimated that it costs 25 paisa on as carrying cost per bearing per month given है, and setup cost per run of bearing manufacture is 588 rupees. Compute what would be the optimum run size of for bearing manufacture. तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन रन का, √2 DS डिवाइडेड बाय C। तो इसके अंदर क्या क्या मतलब होता है, D का मतलब होता है बच्चों एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट है 96,800। S का मतलब क्या होता है बच्चों, S का मतलब होता है सेटअप कॉस्ट पर रन जो कि हमें गिवन है 588, और C का मतलब क्या होता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर यूनिट पर एनम। तो अगर हमें ये गिवन है 25 पैसा पर मंथ, 25 पैसा पर मंथ, तो ये 25 पैसा इंटू 12 हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 3। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपली ये 6160 बेयरिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर लिखें। Assume that the company has a policy to manufacture these many bearings per run. Calculate how much extra cost the company would be incurring as compared to optimum run against in part A above. तो बच्चों जब भी आप ऑप्टिमम से अलग जाते हैं तो आपकी दो कॉस्ट में फर्क आता है, एक तो सेटअप कॉस्ट के अंदर और एक कैरिंग कॉस्ट के अंदर। सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेटअप इनटू कॉस्ट पर सेटअप। कॉस्ट पर सेटअप को हमने S बोल दिया था, और ये कैसे निकल के आता है D डिवाइडेड बाय रन साइज। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है रन साइज डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, ठीक है ना। तो ये आपकी दो कॉस्ट होती हैं जिनमें फर्क आता है जब आप क्या करते हैं अपने ऑप्टिमम रन साइज से अलग लग जाए। तो जब आपका ऑप्टिमम रन साइज है और आपने जो अभी करंटली फॉलो कर रहे हैं तो क्या फ़र्क आएगा, तो आपने किया 96,800 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस 96,9240। सिमिलरली यहाँ पे किया 6160 ऑप्टिमम रन साइज डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 0.2 इंटू 12, तो ये तो C ही हो गया, तो इतना निकल के आ गया। अब इसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव देखिए, अगर बच्चों आप नंबर ऑफ सेटअप्स निकाल रहे हैं ना, यानी कि 96,800 डिवाइडेड बाय 6160, 96,800 डिवाइडेड बाय 6160, तो ये निकल के आ जाएगा 15.71। तो इसका ऑल्टरनेटिव आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेटअप 16 सेटअप्स हैं, तो आप इसको यहाँ तो 15.71 यहाँ राउंड ऑफ करके 16 सेटअप्स 588 के हिसाब से करके ऐसे भी कर सकते हैं आंसर। तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, आप नीचे नोट भी दे सकते हैं कि हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। तो राउंड ऑफ कर दिया आपने, इस चक्कर में आपके ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं निकल के आएंगे, तो ये भी एकदम करेक्ट तरीका है, तभी इसका ऑल्टरनेटिव लिखा।
और अगर आप ऑप्टिमम के अलावा कोई प्रोडक्शन रन कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 96800 डिवाइडेड बाय रन साइज 588 से मल्टीप्लाई किया इतना, और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके यही वाला आपका 13, तो इसके अंदर ये कॉस्ट आ गया। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देख रहे हैं आप, ऑप्टिमम रन से अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल के आ गया 1188 या फिर 1020 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बैच कॉस्टिंग का, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप सबका फेवरेट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, RN Builders Limited entered into a contract on 1st April 2019. The total contract was for 2 crores. Actual expenditure 1st April से लेके 2019 31st मार्च तक गिवन है, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अगले 9 महीने का आपको गिवन है इस तरीके से। तो ये डाटा गिवन है आपको, ये एक्चुअल वाला और अगले 9 महीने का एस्टिमेटेड वाला आपको डाटा गिवन है पूरा का पूरा, और ये आगे पूरा ये इन्फॉर्मेशन है। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है और फिर आपको एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको करने के लिए ना बच्चों अलग अलग प्रेजेंटेशंस हैं। पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंटेशन करवाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको वो वाला समझ में आ जाए वेरी गुड, अदरवाइज आप ICAI का प्रेजेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, तो एक एक करके मेरे साथ साथ बनाना भी शुरू कर सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, एक बार देखें ICAI का प्रेजेंटेशन। हाँ, ये वाला तो आप यहाँ से देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक मिनट रुकिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना यहाँ से कट करके ये वाला हिस्सा ले आता हूँ। एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला जो हिस्सा है इसको हम इनका देख लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। पहले आपको मटेरियल इशूड 36 लाख गिवन है, तो मटेरियल इशूड 36 लाख डेबिट साइड पे आ गया। वेजेस पेड 30 लाख, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2,50,000। तो हम क्योंकि अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, वेजेस पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे तो 32,50,000 आ गया। प्लांट परचेज 10 लाख, तो प्लांट परचेज 10 लाख का आ गया यहाँ पे। अगेन अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पेड किया इतना और प्रीपेड एट द एंड 25,000 रुपये, तो 2,90,000 प्रीपेड एट द एंड माइनस करेंगे। क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है, ये आपका अक्रूवल और कैश बेसिस का ना बेसिक एडजस्टमेंट है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अकाउंट्स के अंदर, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, इंटर पे पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक एडजस्टमेंट है। इस लेवल तक आते आते आपको ये बेसिक लगने लग सकता है। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 5,85,000, तो बेसिकली मैंने जो जो अमाउंट्स गिवन थे उसको डेबिट साइड पे अभी तक पुट किया है, एक अक्रूवल सिस्टम का ही बस एडजस्टमेंट आया अभी तक। अ पार्ट ऑफ मटेरियल वाज अनसूटेबल एंड दस वाज सोल्ड फॉर 7,25,000 कॉस्टिंग 6 लाख रुपए, तो 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ। हमने बाय बैंक करके इसको 7,25,000 का बेच दिया, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे चला गया ताकि ये डेबिट वो क्रेडिट हो जाए और अकाउंट में से हम इसको हटा दें। एंड अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज स्क्रैप्ड ऑफ एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 1,15,000, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि इतने का ही प्लांट था, इतने का ही बेच दिया, तो बाय बैंक करके इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने प्लांट को बेच दिया। द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ 31st मार्च दिस वॉज 3,10,000। प्लांट एट साइट कैरिड डाउन 3,10,000। वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट 1,70,000, तो मटेरियल एट साइट 1,70,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गए हमारे। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट वॉज 70 लाख रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो बच्चों हमारा वर्क सर्टिफाइड हो कितना गया, 70 लाख डिवाइडेड बाई 80%, 87,50,000 रुपीज़, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अनसर्टिफाइड काम गिवन है यहाँ पे 10,95,000 रुपीज़, तो ये टोटल WIP आ गया हमारा। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन दिस। ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है हमें, ये जो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, फर्दर एक्सपेंडिचर्स, उसके बारे में डाटा गिवन है हमें, ठीक है। तो ये सारा डाटा प्रिपेयर करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो रेडी हो गया। अब बच्चों अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये नोशनल प्रॉफिट बच गया है, लास्ट के अंदर नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बच गया। बाकी सारी आइटम तो कवर हो ही गई हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की।
इस नोशनल प्रॉफिट को आपको पीएनएल और डब्ल्यूआईपी रिजर्व में ब्रेकअप नहीं करना होता, क्योंकि आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल्स के अंदर या सजेस्टेड आंसर्स के अंदर इसको ब्रेकअप नहीं कर रखा। हालांकि करेक्ट ट्रीटमेंट वही है, बट जो आईसीएआई के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ब्रेकअप नहीं करना है, यहीं तक करके छोड़ देना है, ठीक है ना। अगर चलो यहाँ तक तो डन है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो डन हो गया, रिक्वायरमेंट नंबर 1 डन। अब इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी मांगी गई है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। आइए मैं आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पे समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर 2, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट आपका चेंज करूंगा जो आईसीएआई ने फॉलो कर रखा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, आपका एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट फर्स्ट अप्रैल 20 से लेके 31 दिसंबर 20 तक, ठीक है ना। तो आपका कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट हमारा कितना हो गया बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कैसे निकलेगा। ये देखिए, अगर मैं इन सारे कॉस्ट को ऐड कर दूं और उसमें से मैं माइनस कर दूं इस वाले अमाउंट को, ठीक है ना। अगर मैं इन सारे कॉस्ट को ऐड कर दूं और उसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस कर दूं तो मेरा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट निकल के आ जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं आप? जो मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है, अगर मैं इसको फर्दर भी हाईलाइट करके दिखा दूं ना, तो अगर मैं इस वाले अमाउंट को ऐड कर दूं और उसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि डब्ल्यूआईपी को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दूं, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये निकल के आ जाएगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से हमने पिक कर लिया। मैंने इसको ना ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि हमारा इस वीडियो के अंदर टाइम सेव हो सके। 75,05,000। तो आपके ये वीडियोस रिकॉर्ड करने से पहले मैं पूरा टाइम लगाता हूँ लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए, ताकि इसको शॉर्ट से शॉर्ट के अंदर आपको करवाया जा सके। तो मैं पहले इसका ना कैलकुलेशंस करके रखता हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम लगे इन वीडियोस के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो सके। अब फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए यहाँ पे डाटा गिवन है आपको 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का। यहाँ का यानी कि 31/3/20 का क्लोजिंग जो होगा ना बच्चों, वो 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग बन जाता है। इसमें तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये तो बड़ी बेसिक बात बोली है। आइए एक एक करके चलते हैं। तो मटेरियल इशू कर रखा है यहाँ पे 34,30,000 का। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा पॉइंट नंबर 1 मटेरियल, हमारे पास 34,30,000। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी तो ऐड हो जाएगा। तो पिछली बारी का क्लोजिंग स्टॉक जो है कहाँ गया मटेरियल का, ये रहा 1,70,000। ये हमारा यहाँ का ओपनिंग स्टॉक भी तो हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 36 लाख रुपीस। इसके अंदर फिर पॉइंट नंबर 2 ऐड करेंगे हम। पॉइंट नंबर 2 क्या गिवन है, वेजेस पेड एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जब मैं वेजेस का यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ तो पहले आएगा यहाँ पे पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो वेजेस पेड के अंदर हमारा पे कितना का रखा है 34,93,000। इसके अंदर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 3,32,000 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, ये 2.5 लाख रुपए। यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा ना, 35,75,000। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट प्लांट परचेज का, इसका देखते हैं भी क्या एडजस्टमेंट है। सन्ड्री पेड, अब यहाँ पे क्लोजिंग प्रीपेड का यहाँ का ओपनिंग प्रीपेड बन जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कैसे आ जाएगा, पेड 2,75,000 प्लस ओपनिंग प्रीपेड,
ठीक है ना, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे और क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है, ये भी एडजस्टमेंट थी ना। A sum of 12,50,000 would have to be spent on plant and the residual value of plant on completion of the contract would be this much। मतलब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट मेरे पास हमें फर्दर एक्सपेंसेस कितने करने पड़े हैं बच्चों, 12,50,000 और इसका रेजिडुअल वैल्यू कितना बचेगा, 1,50,000। जबकि हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, ये क्लोजिंग स्टॉक आगे का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 3,10,000 रुपए। ठीक है ना, तो ये बन गया 14,10,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम पर मंथ, ये सेम चार्ज करेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हमारा पिछली बार ये एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस कितना गिवन था बच्चों, 5,85,000। ये कितने महीने का गिवन था, 12 महीने का। तो अब हमें कितने का निकालना है, 9 मंथ्स का। तो इससे हमारा 1 महीने का एस्टैब्लिशमेंट चार्ज निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर मंथ सेम रहने वाला है, तो इसको इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करके निकालना था। तो कितना आ गया, 438,750। फर्दर कंटिंजेंसी रिजर्व रख लिया आपने, ₹4,32,000, 4,32,000 रुपीज। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको ऐड अप करने के बाद ये हमारा फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि इस टाइम पीरियड का कितना निकल के आएगा, ये आप जब चेक करेंगे इसको, तो मैंने इसको कर रखा है यहाँ पे, कितना हो गया ये 9,755,750। तो इससे हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आ जाएगा। $172,60,750। इसके अंदर ऐड करेंगे बच्चों हम इसके अंदर ऐड करेंगे अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो हमारा निकल के आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना गिवन है बच्चों, 2 करोड़ रुपए। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर कितना है हमारा, 273,9250। ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर आप इंस्टीट्यूट के इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट प्रेजेंटेशन है, कोई प्रेजेंटेशन में दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्या प्रेजेंटेशन कर रखा है, इन्होंने ना पूरा इकट्ठे बना दिया। मतलब हमने इसको क्या किया, देखो एक टाइम पीरियड क्या है, 1/4/2019 से लेके 31 दिसंबर 20 तक। ठीक है, ये 18 महीने का टाइम पीरियड हो जाता, 18 नहीं, 9 + 12 कितना हो गया, ये जितना भी 21 मंथ्स का हो गया। तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहले 12 महीने में और फिर 9 मंथ्स के अंदर। इंस्टीट्यूट का ये वाला प्रेजेंटेशन चेक करोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा 1 गो में प्रेजेंटेशन बना दिया है, 1/4/19 से लेके 31/12/2020। तो आप ऐसा भी प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनका ये वाला प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीके से आंसर निकाला जा रहा है और बैलेंसिंग फिगर वही निकल के आएगा। आप दोनों तरीके से कोई भी प्रेजेंटेशन फॉलो कर ले, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, सबका फेवरेट 10 मार्कर चैप्टर, एग्जामिनेशंस के अंदर डेफिनेटली आने के पूरे चांस प्रोसेस कॉस्टिंग के। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग की। प्रोसेस कॉस्टिंग के इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिगार्ड टू प्रोसेस 1 ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ये सारा डाटा गिवन है। मांगा क्या, ओ माय गॉड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू बोलते हैं, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बोल सकते हैं, और इसको हम प्रोसेस अकाउंट बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले तो गिवन क्या है,
इसका प्रोसेस अकाउंट लेकर आ जाए सामने, ये देखिए ये रहा प्रोसेस अकाउंट ना, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंट से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1 फरवरी, तो ओपनिंग WIP गिवन है आपको। ऑल मटेरियल इज यूज्ड यानी कि 100% मटेरियल का काम हो चुका है। 1/4 यानी कि 25% लेबर का काम एंड ओवरहेड का काम हुआ है। 8000 यूनिट्स, तो यूनिट्स के कॉलम में हमने 8000 पुट कर दिया ओपनिंग WIP। अब ओपनिंग WIP देखते ही हमें यह सोचना होता है फीफो लगेगा या वेटेड एवरेज लगेगा। जितना डाटा अभी गिवन है इसके हिसाब से फीफो तो लग ही जाएगा। अब हमने देखना है कि वेटेड एवरेज लग पाएगा या नहीं। न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 32,000, तो मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 32,000 यूनिट्स। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 28,000। यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन दिस, तो ये क्लोजिंग WIP हो गया। ऑल मटेरियल यानी कि 100% मटेरियल हो गया। 1/3 इज कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड, इतना। तो यूनिट्स कंप्लीटेड 28,000, क्लोजिंग WIP 12,000। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज ऑन 1 फरवरी, यानी कि ओपनिंग WIP का आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल 1,60,000 लगा। तो यहाँ पे बच्चों ओपनिंग WIP का परसेंटेज का ब्रेकअप भी गिवन है और अमाउंट का ब्रेकअप भी गिवन है। तो अगर दोनों ब्रेकअप गिवन है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। फीफो मेथड भी लगा सकते हो, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल है 5,12,500, लेबर 3 लाख, ओवरहेड 3 लाख। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली इन सारी कॉस्ट को हमें इनमें बाइफरकेट करना होता है, यही चीज़ फॉलो करनी है हमने। मांगा क्या है, प्रिज्यूमिंग एवरेज मेथड यानी कि वेटेड एवरेज की बात करें, प्रिपेयर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर आपका फीफो मेथड भी लग सकता है, वेटेड एवरेज भी लग सकता है, क्योंकि परसेंटेज का ब्रेकअप भी गिवन है और अमाउंट का ब्रेकअप भी गिवन है। तो आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये एवरेज मेथड ना लिखा होता तो आप दोनों में से कुछ भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप नीचे अजम्पशन मेंशन कर दो। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर दोनों में से क्या फॉलो करना है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो एवरेज मेथड इज यूज्ड, तो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो इसका ये देखिए एक एक करके फॉर्मेट चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अगेन इनका प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग ओपनिंग WIP आया, यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। इसको ओपनिंग WIP एंड करंट इनपुट के अंदर बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 100%, तभी ट्रांसफर हुआ है। क्लोजिंग WIP 100 और ये 1/3, तो ये यूनिट्स निकल के आ गए। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। ये हो गया कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड और ये हो गया कॉस्ट नाउ इनकर्ड। जब आप वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड को इग्नोर नहीं करते। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड दोनों का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स करते हैं हम, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया यहाँ पे, सिंपल। तो स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट, आप इसी स्टेटमेंट को अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इन्होंने सिंपली क्या किया है, जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वो तो 28,000 ही हैं तीनों केस के अंदर, 28,000 28,000। तो इन्होंने तीनों कॉस्ट को टोटल किया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेसिकली 15.8 + 10 + 10 35.8 के साथ 28,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोजिंग WIP का यूनिट्स आपके इतने इतने गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट से आ गया, कॉस्ट पर यूनिट इतना इतना मल्टीप्लाई किया और ये टोटल वैल्यू आ गया। ये दोनों अमाउंट चले गए नीचे, ये अमाउंट चला गया यहाँ पे, ये वाला अमाउंट चला गया यहाँ पे। बस इस तरीके से आपको ये चीज़ निकाल के दिखानी थी, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल सा तरीका था ये करने का। मेरे को लगता है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि प्रोसेस कॉस्टिंग के लेंदी क्वेश्चंस हो सकते हैं बट सिंपल होते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत देने वाले नहीं होते। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के ऊपर। यूजुअली जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट क्योंकि आ गया है तो आइए इसको भी देख ही लेते हैं। देख लेंगे मेरे, सही बात है, अगर बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है तो देख लेंगे भाई, क्या दिक्कत है हमें, है। क्वेश्चन नंबर 10, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। A company produces two joint products A and B from the same basic raw materials.
The processing is completed in 3 departments. Material are mixed in department 1. At the end of this process, A and B get separated. After separation, A is completed in department 2 and B is completed in department number 3. यहाँ पे बात क्या चल रही है बच्चों, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। तो डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 में से ए और बी निकल के आ रहा है, मतलब इसके अंदर ए जाएगा और यहाँ पे बी जाएगा, यही लिखा हुआ अभी तक। ड्यूरिंग द पीरियड 4 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल वॉज प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 1 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 17,50,000। तो 17,50,000 क्या है, जॉइंट कॉस्ट। तो 4 लाख किलो यहां पे गया और जॉइंट कॉस्ट है 17,50,000। एज अ रिजल्ट 50% बिकेम ए एंड 40% बिकेम बी। 10% इज नॉर्मल लॉस। तो इसका 10% इज नॉर्मल लॉस, दैट इज 40,000 किलो इज नॉर्मल लॉस। 3,60,000 निकल के आया। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि 3,60,000 का 50% गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस 4 लाख का 50% इधर गया है और उधर बाकी। तो यहाँ पे 2 लाख किलो यहाँ पे आए और 1,60,000 किलो यहाँ पे आया। इस तरीके से बात चल रही है। इन डिपार्टमेंट 2, 1/5 ऑफ द क्वांटिटी रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग एंड द फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2 इज कॉस्टिंग 2,60,000। तो यहाँ से जो आउटपुट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 लाख किलो माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 1,60,000 किलो। और इसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, 2,60,000। सिमिलरली यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर 3, फर्दर न्यू मटेरियल इज एडेड टू द मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट 1, वेट मिक्सचर इज डबल्ड, देयर इज नो क्वांटिटी लॉस इन डिपार्टमेंट 3। तो इसको डबल हो जाएगा, ये 1,60,000 का 3,20,000 किलो हो जाएगा और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3 लाख रुपए की है। क्वांटिटी सोल्ड इज 1,50,000 रुपए, 1,50,000 किलो 10 रुपए के हिसाब से और 4 के हिसाब से, यानी कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस है 10 रुपए का है, 4 रुपए का है। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक। इफ दीज प्रोडक्ट सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट द सेलिंग प्राइस वुड बी 8 और 4। तो अगर इसको स्प्लिट ऑफ पे बेच दिया जाए तो 8 का बिकेगा और यहाँ पे 4 का बिकेगा। इस तरीके से पूरा डायग्राम आपके पास रेडी हो गया, जहाँ पे आपका क्वेश्चन ग्रिप में आ जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है, सारा कुछ ये डायग्राम के अंदर डाटा आ जाता है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अब देखिए जो हमने ये चार्ट बनाया ना, इंस्टीट्यूट ने उसी चीज को एक वर्किंग नोट में थोड़ा डिफरेंट प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया है। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा फॉर्मल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। आपको अगर चार्ट के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है तो चार्ट बनाइए। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए एग्जाम के अंदर कि भाई हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन करने के चक्कर में आप टेक्निकल गलती करें। टेक्निकल गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। फिर अगर आपका उसके ऊपर ग्रिप है फिर आप प्रेजेंटेशन पे वर्किंग ऐसी कर सकते हैं, वरना दोनों प्रेजेंटेशन सही है। वर्किंग नोट अल्टीमेटली आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कैसे निकलेगा, 2 लाख 8 की मल्टीप्लाई 1,60,000 4 से मल्टीप्लाइड और इस अमाउंट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही बात निकल के आ रही है। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकल के आया और जॉइंट कॉस्ट को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जॉइंट कॉस्ट को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 2, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट
प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली, तो कॉस्ट पर केजी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सिंपल, आपका ए का फाइनल आउटपुट इतना है, बी का फाइनल आउटपुट इतना है, तो जॉइंट कॉस्ट कितना कितना है? इतना इतना। तो जॉइंट कॉस्ट दिस डिवाइडेड बाय 1,60,000, दिस डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो आपका आंसर निकल के आ गया जॉइंट कॉस्ट पर केजी। सिमिलरली सेपरेट कॉस्ट पर केजी निकालना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी केजीज था वहाँ पे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जब हम जॉइंट कॉस्ट पर केजी और प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी को ऐड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर केजी। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर बनाना है। अब जब मैं इनका ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हालांकि इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है, एकदम सही स्टेटमेंट बना रखा है, मुझे लगा कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है। इसी चीज़ को हम आसान रिक्वायरमेंट आसान तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 3, तो प्रोडक्ट है यहाँ पे ए बी, फाइनल सेल्स वैल्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। तो यहां पे आ जाएगा कितने हमने किलो बेचे हैं? 1,50,000 किलो 10 रुपए के हिसाब से, और 3 लाख किलो 4 रुपए के हिसाब से। इसका टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय जो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, कॉस्ट पर यूनिट निकाला था ना 9.4375, और यहाँ पे आ जाता है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी कॉस्ट निकाला था हमने 2.5। तो ये तो हमारा हो गया 1 5 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 1 4 1 5 6 2 5, और इसको माइनस करने के बाद 84375। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ये 7,50,000, ठीक है ना, और इसको माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 4,50,000, और टोटल प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा 534,375, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता था। हालांकि इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन देखेंगे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बट आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे ज़्यादा इजी प्रेजेंटेशन है, एग्जाम में रिटेन होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट ए एंड बी, गिव योर कमेंट दैट द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। अब इसको करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट बना के फिर आखिरी में कंक्लूजन देना। इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज़ कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जब ये बना रखा है कि आपको फर्दर प्रोसेसिंग करना, यानी कि स्प्लिट ऑफ पे बेचना है या फर्दर प्रोसेसिंग करना है, फर्दर प्रोसेस करके बेचना है, तो इन्होंने इस तरीके से लिखा है। अब ये देखिए इन्होंने कैसे कर रखा है। स्प्लिट ऑफ वाला तो ठीक है कि सेल्स वैल्यू माइनस 12,50,000 3,50,000 हो गया। अब फर्दर प्रोसेस करके बेचने के लिए इन्होंने पूरी क्वांटिटी का डिसीजन नहीं लिया। मतलब प्रोडक्ट ए देखिए, प्रोडक्ट ए हमारा प्रोड्यूस हो रहा है 1,60,000 किलो, जबकि हम बेच रहे हैं 1,50,000 किलो। तो ड्यूरिंग द पीरियड जब हमने ये प्रॉफिट निकाला है, ये कितने यूनिट्स की सेल को रिप्रेजेंट करता है? 1,50,000 किलो की। तो हमें यहाँ पे लेना कितना था, मतलब यहाँ पे तो इतना ही लेना था, बट जब डिसीजन ले रहे हैं कि फर्दर प्रोसेस करें ना करें, तो इन माय ओपिनियन आपको पूरी क्वांटिटी पे लेके चलना था। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या कर रखा है, इतनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। बट आप इसका एक ऑल्टरनेटिव ऐसे भी दिखा सकते थे, ये स्प्लिट ऑफ वाला तो सही है, स्प्लिट ऑफ वाले के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही दिखाना है। फर्दर प्रोसेसिंग वाले को आप ऐसे दिखा सकते थे, फाइनल सेल्स वैल्यू 1,60,000 यूनिट्स, क्योंकि टोटल यूनिट्स की बात चल रही है, 16 लाख रुपए, माइनस जॉइंट कॉस्ट 12,50,000, माइनस
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि सेपरेट कॉस्ट 2,60,000। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 90,000 रुपये। तो जब आप टोटल का कंपैरेटिव कर रहे हैं तो 3,50,000 और 90,000 का करना है। इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में उन्होंने ये मान लिया कि बाकी 10,000 की कोई मार्केट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। बट अगर आप अदरवाइज ओपिनियन देखें तो ज़्यादा बेटर करेक्ट प्रेजेंटेशन आपको ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों में से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये फॉलो करें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको इसको स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना चाहिए, यही डिसीजन निकल के आ रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी का भी अगर आप देखेंगे तो ये हो गया स्प्लिट ऑफ वाला और ये हो गया फर्दर प्रोसेस वाला। अब इन्होंने स्प्लिट ऑफ वाला तो 1,40,000 सही निकाल दिया, ये 4,50,000 यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दिया। जबकि ये होना कैसे चाहिए था, ये होना चाहिए था 3,20,000 यूनिट्स 4 रुपये के हिसाब से 12,80,000 माइनस जॉइंट कॉस्ट 5 लाख माइनस सेपरेट कॉस्ट 3 लाख, तो 4,80,000 निकल के आता। तो इस केस के अंदर आपको फर्दर प्रोसेसिंग के हिसाब से बेचना चाहिए क्योंकि इन दोनों में इसका ज़्यादा प्रॉफिट। इसी चीज़ का देखिए नीचे कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, आप एग्जाम में कंक्लूजन जरूर लिखें। शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, बी शुड बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ये कंक्लूजन नहीं लिखेंगे ना बच्चों तो नंबर कटेंगे, आप बोलोगे कि भाई पेपर में सब किया फिर भी पास नहीं हो रहे। तो यही डिफरेंस होता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन डाला था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं।